नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस के प्रीमियम कंटेंट में। दोस्तों, आज की वीडियो है ईसीजीसीपीओ इंटरव्यू के पार्ट 3। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, जो पिछले कई सालों में ईसीजीसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसमें टोटल मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन एनालिसिस के बेस पर सेलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप ईसीजीसीपीओ की प्लेलिस्ट अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले इंटरव्यू की वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों, आप एलआईसी एएओ इंटरव्यू की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें बहुत से मैंने इंश्योरेंस टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको कंसेप्ट आता है बट आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो दोस्तों ये इंश्योरेंस शॉर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैंने पैनल स्टाइल में डिस्कस किया है। आप इनको ज़रूर से देखिएगा, आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ विल योर बैंकिंग एक्सपीरियंस हेल्प इन ईसीजीसी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईसीजीसी और बैंक काफ़ी क्लोजली काम करते हैं। ईसीजीसी बैंक्स को एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक यानी ईसीआईबी प्रोवाइड करता है, और करंटली 20 बैंक के पास इसका होल टर्नओवर ईसीआईबी कवर है। सर, पीआईबी के सितंबर 2025 डेटा के अकॉर्डिंग ईसीजीसी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में रिकॉर्ड 8.55 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट सपोर्ट किए हैं। इससे क्लियरली दिखता है कि स्केल काफ़ी बड़ा है। सर, मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस ईसीजीसी में 3 डायरेक्ट वे में हेल्प करेगा। पहला है सर, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। बैंक में हम बोरोवर्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं और उनकी क्रेडिट वर्दीनेस जज करते हैं। एग्जैक्टली सर, यही काम ईसीजीसी भी करता है जब रिस्क अंडरराइटिंग करता है, इसलिए मेरा एक्सपोजर डायरेक्टली रेलेवेंट है। सेकंड सर, मुझे ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि बैंक्स एक्सपोर्ट क्रेडिट कैसे डिसबर्स करते हैं और कैसे मॉनिटर करते हैं। इससे सर, अगर कोई क्लेम सिचुएशन आती है तो मैं प्रोसेस को बेटर समझकर एफिशिएंट क्लेम सेटलमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। थर्ड है सर, मैंने एमएसएमई बोरोवर के साथ क्लोजली काम किया है। एंड सर, अब ईसीजीसी एमएसई एक्सपोर्टर्स के लिए होल टाइम ईसीआईबी के अंडर कोलेटरल फ्री कवर भी ऑफर करता है। तो मुझे स्मॉल एक्सपोर्टर्स और बैंकर से उनकी लैंग्वेज में बात करना आसान रहेगा। मैं उनको पॉलिसी समझा सकता हूँ, उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ और ईसीजीसी की कवरेज एक्सपेंड करने में मदद भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट आज के टाइम पर काफ़ी वेल डाइवर्स्ड हो चुका है। हम सर एक या दो प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करते। गवर्नमेंट के ऑफिशियल निर्यात पोर्टल और इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी है। ये टोटल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट का लगभग 27% कंट्रीब्यूट करता है। इंजीनियरिंग गुड्स में आयरन एंड स्टील, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो अराउंड 14% कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड पोजीशन पर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो लगभग 9% शेयर करता है। एंड सर, ये सेगमेंट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में इसमें 41% से ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा सर, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी हैं और हर एक अराउंड 7% कंट्रीब्यूट करता है। सर, अगर ओवरऑल नंबर देखें तो इंडिया का टोटल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में $437 बिलियन था, और नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ने $374 बिलियन का हिस्टोरिक हाई अचीव किया। सर, ईसीजीसी पर्सपेक्टिव से ये कमोडिटी मिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोडक्ट कैटेगरी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स का रिस्क अलग होगा, पेट्रोलियम का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग। इसलिए सर, ईसीजीसी को अपनी इंश्योरेंस कवरेज हर कमोडिटी के रिस्क के अकॉर्डिंग टेलर करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैव इंडियन एक्सपोर्ट स्लो डाउन इन रिसेंट ईयर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडियन एक्सपोर्ट की ग्रोथ स्लो हुई है और इसके पीछे दोनों रीज़न हैं, ग्लोबल भी और डोमेस्टिक भी। सर, अगर पहले ग्लोबल रीजन की बात करें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी डिस्टर्ब किया। इससे फ्लीट कॉस्ट बढ़ गई और सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। एंड सर, रेड सी शिपिंग क्राइसिस ने भी ट्रांसपोर्टेशन में डिले और कॉस्ट इंक्रीज किया। एंड सर, यूएस ने कुछ इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिए, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। सितंबर अक्टूबर 2025 के दौरान यूएस को होने वाले एक्सपोर्ट में लगभग 10% तक की गिरावट देखी गई।
इसके अलावा सर यूरोप में डिमांड वीक रही और चाइनीज़ गुड्स सस्ते होने की वजह से कंपटीशन और भी इंटेंस हो गया, जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो गया। सर अगर हम डोमेस्टिक रीजन की बात करें तो इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में शेयर सिर्फ 2.9% है, ये कंपैरेटिवली काफ़ी लो है। सर हम सेमीकंडक्टर और ईवी जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में अभी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा सर लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इंडिया में हाई है, जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इम्पैक्ट करती है। एंड सर ईसीजीसी स्कीम का अपटेक भी एलिजिबल एक्सपोर्टर्स में सिर्फ लगभग 10% के आसपास है, जो काफ़ी लो है। इसके अलावा सर पॉजिटिव साइड भी है, गवर्नमेंट एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर रही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है 25,060 करोड़ के आउटले के साथ। इसके अलावा सर 20,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर भी अनाउंस हुआ है और ईसीजीसी ने एमएसएमई के लिए इन्हेंस्ड कवर प्रोवाइड किए हैं। सर ये सारे मेजर्स ग्रेजुअली हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे और लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्लोबल ट्रेड पोजीशन स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस आर करंटली फेस्ड बाय इंडियन एक्सपोर्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंडियन एक्सपोर्टर आज के टाइम पर काफ़ी सीरियस चैलेंज फेस कर रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है राइजिंग यूएस टैरिफ। सर 2025 में ड्यूटीज़ 50% तक चली गई थी, लेकिन फरवरी 2026 के इंडिया यूएस इंटरिम डील के बाद ये रिड्यूस होकर 18% हो गई हैं। फिर भी सर टैरिफ अनसर्टेनिटी एक्सपोर्टर्स के लिए एक मेजर कंसर्न रहता है। सेकंड है सर ग्लोबल लॉजिस्टिक डिसरप्शन। रेड सी क्राइसिस की वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है, डिले भी हुए हैं और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट स्मॉल एक्सपोर्टर पर पड़ा। थर्ड है सर लिमिटेड एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, खासकर एमएसएमई के लिए। इस इशू को एड्रेस करने के लिए दिसंबर 2025 में गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर लॉन्च की थी, जिसमें 20,000 करोड़ का सपोर्ट दिया गया। साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी लॉन्च हुआ, जिसका आउटले 25,060 करोड़ है। ये स्टेप लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए लिए गए हैं। फोर्थ है सर करेंसी वॉलेटिलिटी। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता रहता है, जिससे प्राइसिंग अनसर्टेन हो जाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट होता है। फिफ्थ है सर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस स्टैंडर्ड, जैसे यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर रूल्स। ये एडिशनल कंप्लायंस कॉस्ट क्रिएट करते हैं और एक्सपोर्टर के लिए एंट्री बैरियर बन जाते हैं। सिक्स्थ है सर ओवर डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड एक्सपोर्ट मार्केट। अगर उन मार्केट में स्लो डाउन आ जाए तो इंडियन एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सर इसी कंटेक्स्ट में ईसीजीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईसीजीसी क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और एक्सपोर्टर को इन अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। इससे एक्सपोर्टर कॉन्फिडेंस के साथ ग्लोबल ट्रेड कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल द अदर एजेंसी इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन ईसीजीसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ईसीजीसी के अलावा भी इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी हैं जो एक्सपोर्ट क्रेडिट सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। पहली है सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक। ये 1982 में सेटअप हुआ था। ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए। सर एग्जिम बैंक डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स को प्री शिपमेंट फाइनेंस देता है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस देता है, बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड करता है और फॉरेन गवर्नमेंट को लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है ताकि इंडियन एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके। सेकंड है सर कमर्शियल बैंक, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, ये ग्राउंड लेवल पर प्राइमरी लेंडर्स होते हैं। यानी बैंक्स एक्सपोर्टर को पैकिंग क्रेडिट देते हैं और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर ईसीजीसी इन बैंक्स के एक्सपोर्ट क्रेडिट का लगभग 50% कवर करता है अपनी होल टर्नओवर ईसीआईबी स्कीम के थ्रू। थर्ड है सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्सपोर्ट क्रेडिट को रेगुलेट करता है। सर ये इंटरेस्ट रेट गाइडलाइन सेट करता है और एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम मैनेज करता है ताकि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन प्रॉपर मॉनिटरिंग में रहे। फोर्थ है सर सिडबी। सिडबी मेनली एमएसएमई एक्सपोर्टर को सपोर्ट करता है। सर ये रीफाइनेंसिंग और डायरेक्ट लेंडिंग के थ्रू छोटे एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। एंड सर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स को मैनेज करती है। इस स्कीम के अंडर 20,000 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया जा रहा है एक्सपोर्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व विद एक्सपोर्टर्स इन अवर कंट्री। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर इंडिया में एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए वेल स्ट्रक्चर सिस्टम है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। सर सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ओवरऑल ट्रेड पॉलिसी बनाती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रेमवर्क डिसाइड करती है।
उसके अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आता है, जो डे टू डे ट्रेड रेगुलेशन हैंडल करता है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इशू करता है। सर, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक एपेक्स बॉडी है जो सारे एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और उनकी कंसर्न गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। एंड सर, अगर एक्सपोर्ट फाइनेंस की बात करें तो एग्जिम बैंक एक्सपोर्टर को लोन और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और सर, ईसीजीसी लिमिटेड जिसे ज्वाइन करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये एक्सपोर्टर और बैंक को क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ताकि अगर ओवरसीज बायर पेमेंट ना करे तो उनका रिस्क कवर हो सके। इसके अलावा सर, 30 से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं, जैसे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये काउंसिल सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। कमोडिटी बोर्ड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड और स्पाइसेस बोर्ड। ये अपने रेस्पेक्टिव कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा सर, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है, और मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मैराइन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। इसके अलावा सर, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करता है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। साथ ही इंडियन मिशन अवार्ड भी एक्टिवली हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं और फॉरेन मार्केट में नेटवर्किंग सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईसीजीसीज नेटवर्थ एंड व्हाट इज अंडरराइटिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईसीजीसी के एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अकॉर्डिंग कंपनी का नेटवर्थ 13,484 करोड़ है। इसमें 4,338 करोड़ पेड अप कैपिटल है और 9,146 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस है। सर, कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 57.13 है, जो आईआरडीआई की मिनिमम रिक्वायरमेंट 1.5 से काफ़ी ज़्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। सर, अगर अंडरराइटिंग की बात करें, इसका मतलब होता है रिस्क को एवेलुएट करना। इंश्योर डिसाइड करता है कि इंश्योरेंस कवर देना है या नहीं। अगर देना है तो किस टर्म पर देना है और कितने प्रीमियम पर। सर, ईसीजीसी के कंटेक्स्ट में अंडरराइटिंग का मतलब होता है ओवरसीज बायर रिस्क और कंट्री को असेस करना एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस देने से पहले, चाहे एक्सपोर्टर को या बैंक को। सर, नेटवर्क डायरेक्टली डिसाइड करता है ईसीजीसी की अंडरराइटिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है सर, कंपनी टोटल कितना रिस्क कवर कर सकती है, ये उसके नेटवर्क पर डिपेंड करता है। इसी पर्पज से सर, गवर्नमेंट ने 4400 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन दिया था, ताकि अंडरराइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 1000 करोड़ तक ले जाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईसीजीसीज रैंक अमंग ग्लोबल क्रेडिट इंश्योर्स। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ईसीजीसी लिमिटेड दुनिया में 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योर है। ये रैंकिंग नेशनल एक्सपोर्ट के कवरेज के बेसिस पर होती है। मतलब सर, ये देखा जाता है कि किसी देश के टोटल एक्सपोर्ट में से कितना हिस्सा ईसीजीसी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर कर रहा है। सर, अगर हम इनको नंबर के साथ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ईसीजीसी ने रिकॉर्ड 8.55 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया। ये अमाउंट प्रीवियस ईयर से लगभग 17% ज़्यादा है। सर, इंडिया के एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केट में ईसीजीसी का अराउंड 85% मार्केट शेयर है। इस सेगमेंट में ईसीजीसी का डोमिनेंट पोजीशन भी है। इसके अलावा सर, ईसीजीसी बेरिन यूनियन का भी एक्टिव मेंबर है, जो ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की लीडिंग बॉडी है। इसके अलावा सर, ईसीजीसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी नेटवर्थ 13,484 करोड़ है और इसका सॉल्वेंसी रेशियो 57.13 है, जबकि आईआरडीआई का मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1.5 है। सर, ये नंबर क्लियरली दिखाते हैं कि ईसीजीसी सिर्फ साइज के हिसाब से ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत साउंड और स्टेबल इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल स्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग अ गवर्नमेंट कंपनी लाइक ईसीजीसी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, लिस्टिंग अ गवर्नमेंट कंपनी लाइक ईसीजीसी कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट लेकर आता है। सबसे पहला बेनिफिट होता है, लिस्टिंग से कंपनी की ट्रू वैल्यू अनलॉक होती है और साथ ही पीपल्स ओनरशिप प्रमोट होता है। मतलब सब कॉमन सिटीजन भी शेयर खरीद सकते हैं और कंपनी के पार्ट ओनर भी बन सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है तो उसे सेबी के स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाता है।
थर्ड है सर कैपिटल रेजिंग। लिस्टिंग के बाद ईसी जैसी आईपीओ या फ्यूचर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू मार्केट से फ्रेश कैपिटल रेज कर सकता है। ये एडिशनल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ईसीजीसी अपना मैक्सिमम लायबिलिटी कवर 1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा कर सकता है। और जब लायबिलिटी कवर बढ़ेगा तो ईसीजीसी ज़्यादा एक्सपोर्टर को सपोर्ट कर पाएगा, स्पेशली एमएसएमईज को। चौथा बेनिफिट है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट के सोशल सेक्टर स्कीम को फंड करने में यूज़ होते हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंट्री को मिलता है। इसके अलावा सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट स्क्रूटनी। जब कंपनी लिस्टेड होती है तो इन्वेस्टर और एनालिसिस्ट उसके परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सर सितंबर 2021 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अप्रूवल के थ्रू गवर्नमेंट ने ईसीजीसी की लिस्टिंग अप्रूव की थी। इन सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इज दिस इन्वेस्टमेंट गुड और बैड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरे हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट तब अच्छा होता है जब वो क्लियर पर्पस के साथ किया जाए। डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी में कुछ हिस्सा या स्टेक बेच रही है। अगर सही तरीके से किया जाए तो इसके बेनिफिट रियल होते हैं। सबसे पहला सर, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कंपनी को फ्रेश कैपिटल मिलता है और जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है वो सोशल सेक्टर स्कीम में यूज़ किया जा सकता है। सर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिसइन्वेस्टमेंट से कॉमन सिटीजन भी स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनी का पार्ट ओनर बन सकते हैं। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। लेकिन सर डिसइन्वेस्टमेंट गलत भी हो सकता है अगर सिर्फ बजट गैप फिल करने के लिए किया जाए या फिर अगर स्ट्रेटेजिक असेट को सस्ते में बेच दिया जाए। सर नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल लेना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस है। इसके अलावा सर ईसीजीसी का प्रपोज्ड आईपीओ एक अच्छा एग्जांपल है बैलेंस दिस इन्वेस्टमेंट का। सितंबर 2021 में गवर्नमेंट ने इसकी लिस्टिंग अप्रूव की थी, साथ में 4400 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन भी दिया था। इसके अलावा सर ये भी इम्पोर्टेंट है, ईसीजीसी अभी भी 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन लिस्टिंग से उसकी ट्रू वैल्यू अनलॉक होगी और वो अपनी अंडरराइटिंग कैपेसिटी बढ़ा पाएगा ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं या आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो, तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ दोस्तों, जो इंश्योरेंस की वीडियो और शॉर्ट की प्लेलिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उन्हें आप ज़रूर से सेव कर लीजिएगा और आप इन वीडियो को 2-3 बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।